नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। मैं हूं शंकर अरिमेश। हरियाणा की दो घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया है। पहली घटना, सीनियर आईपीएस ऑफिसर ने सुसाइड किया, पूरन कुमार ने, और दूसरी घटना थोड़े दिन के बाद एएसआई संदीप लाठर ने सुसाइड किया। दोनों घटनाओं में काफी कुछ सिमिलैरिटी है। दोनों में सुसाइड नोट प्राप्त हुए हैं, लेकिन कोई आई विटनेस नहीं है। इसके साथ ही दोनों घटनाओं के पीछे कई सारी मिस्ट्री, कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या दोनों घटना सुसाइड की घटना है, या एक घटना सुसाइड है, दूसरा मर्डर है, या फिर इन दोनों घटनाओं के पीछे जो हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी, पुलिस का सिस्टम, उन सब पे कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल यह है कि ये जो मिस्ट्री है ये सुलझेगा, या फिर इस मिस्ट्री के कौन कौन से ऐसे राज हैं जिसको सुलझाने की कोशिश हो रही है। तो हमारे साथ दो मेहमान हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जितेंद्र शर्मा, जो नोटेड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेशन के एक्सपर्ट हैं, कई सारे चैनलों में रहे हैं। और केपी चौधरी, जो दलित राइट एक्टिविस्ट हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले जीतू, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो घटना है, लाठर की जो सुसाइड हुई है, उसमें कई सारे सवाल, कई सारे लोगों ने ये सवाल खड़े किए हैं। जो सुसाइड नोट में जिस तरह की बातें लिखी गई है, क्या आपको लगता है कि ये प्राइमा फेसी सुसाइड का मसला है, या फिर इसके पीछे ये मर्डर भी हो सकता है? और दोनों घटनाओं की मिस्ट्री में जो कई सारे अनफोल्ड होने वाले राज हैं, वो सवाल जो हैं, वो क्या क्या सवाल आपकी जेहन में कौंधता है सबसे पहले? थैंक यू वेरी मच अनिमेश सर, जो आपने मुझे इस विषय पर चर्चा के लिए बुलाया, क्योंकि ये एक बड़ा करीबी मसला है। हरियाणा से हूं मैं, और हरियाणा में जिस तरह से अब ये एक जातीय संघर्ष की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, तो ये जरूरी है कि इस विषय पर चर्चा की जाए। जिस तरह से आपने पूछा कि संदीप कुमार की सुसाइड जो जो कि 14 अक्टूबर को हुआ, वो सुसाइड है या हत्या है, उससे पहले ये समझना जरूरी होगा कि जो वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को जो सुसाइड किया, हम्म। उससे संदीप कुमार का क्या कनेक्शन है। आप ये देखिए, 7 अक्टूबर को वाई पूरन कुमार ने सुसाइड किया। हम्म। उन्होंने एक सुसाइड लेटर लिखा जो कि करीब 6 पन्नों का था, और उस सुसाइड नोट में उन्होंने कहीं पर भी इस घटना को लेकर के जो उनके गनमैन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया या खुद को फंसाने की बात हो सकती है, उसको लेकर जिक्र नहीं किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से साल 2020 से उनके साथ सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यानी कि उनके साथ एक जातीय तौर पर, यानी कि उनकी जाति को लेकर के उनसे किस तरह से उनसे विरोधाभास है, या फिर उनको कहा जाए कि उनको अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। और ये वो आईपीएस है जिनकी पत्नी भी आईएएस है, और जिनकी पत्नी का परिवार वो एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, विधायक भी हैं। तो ये बिल्कुल। उनका बैकग्राउंड है। तो अगर उस तरह का व्यक्ति सुसाइड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि सिस्टमेटिक फेल्योर है। अब हम आते हैं संदीप कुमार की जो आत्महत्या या हत्या है। 14 अक्टूबर को संदीप कुमार, जो कि जींद के जुलाना के आसपास के रहने वाले हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं कहीं खेत में जाकर के। उससे पहले वो 6 मिनट 28 सेकंड का एक वीडियो बनाते हैं, और हम्म। 4 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखते हैं। उस सुसाइड नोट में और उस वीडियो में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि वो बात करते हैं भगत सिंह की। वो उस पूरे वीडियो में ये दिखाना चाहते हैं कि मैं सच के लिए आहुति दे रहा हूं। वो बात कर रहे हैं कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर, जो कि बड़े ही ईमानदार व्यक्ति हैं, वो बात कर रहे हैं एसपी रोहतक के, जिनको बाद में हटा दिया गया है, नरेंद्र बिजारनिया की, कि वो बड़े ही ईमानदार व्यक्ति हैं। उसके अलावा वो बात कर रहे हैं कि वाई पूरन कुमार एक महाभ्रष्ट आदमी थे, जो कि आते ही लूट खसोट पे लग गए थे। उनकी पत्नी जो है वो आईएएस है, वो भी भ्रष्ट अधिकारी है, और उनके बच्चे भी, ये तक उन्होंने कहा। और उसने ये भी कहा कि उनका परिवार राजनीतिक पार्टी में है, तो वो भी भ्रष्ट है। उस वीडियो के अंदर एक जो बड़ी खास बात थी, जो कि मैंने नोट की, चर्चा का विषय नहीं हुई क्योंकि शायद लोगों ने इतने ध्यान से देखा नहीं होगा। उसमें करीब करीब 4:45 का जो समय आता है, उस समय संदीप कुमार कहते हैं कि वाई पूरन कुमार के जो गनमैन है सुशील, हम्म। उसको जब वो पकड़ करके लेकर के आ रहे थे, उनको पकड़ करके क्यों लेकर के आ रहे थे, क्योंकि उसके ऊपर आरोप था कि वो वाई पूरन कुमार के लिए उगाई का काम करता है, और जो रोहतक के रेंज के जो व्यापारी थे और जो बदमाश थे, उनको प्रोटेक्शन मनी लेता है उनसे, और व्यापारियों से वो कहीं ना कहीं उगाई करने का काम करते हैं। तो जब वो लेकर के आ रहा है, वो और उनका एक साथी सुशील कुमार को पकड़ करके लेकर के आ रहे हैं,
उसी दौरान उस वीडियो के अंदर वो कहता है, सुशील कुमार कहता है कि अरे भाई मेरी वो जो डेस्क है उसमें भी कुछ पैसे रखे हैं जो कि वाई पूरन कुमार के ही हैं। अब इस एक लाइन से सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति जिसको भ्रष्टाचार के आरोप में पुलिस पकड़ कर लेकर के जा रही है, उसके पास से जो रिकवरी होनी थी मान लीजिए हो गई, तो क्या वो चलते चलते अचानक से खुद से ये बताएगा कि अरे वो वहां पर तो मैं पैसे भूल ही गया, उसमें भी रखे हुए हैं पैसे? क्या ये बात कोई बोलेगा जो पकड़ा जा चुका हो? तो इस एक लाइन ने मुझे चौंकाया। दूसरी बात, अब आप वाई पूरन कुमार पे दोबारा चलिए। जब उनके गनमैन को पकड़ा गया तो 5-6 दिन तक उनको अवैध हिरासत में रखा गया, और उनको पकड़ा कब गया? जब वो वाई पूरन कुमार के साथ थे। क्योंकि 29 सितंबर को उनको पद से हटा दिया गया था, ट्रांसफर कर दिया गया था, तो 30 सितंबर को वो अपने पद छोड़ करके जा रहे थे, छुट्टी पे चले गए थे। हम्म। उनके साथ जब वो मौजूद था तभी सुशील कुमार को इस टीम ने पकड़ा, गिरफ्तार नहीं किया, पकड़ा। वाई पूरन कुमार ने सुसाइड कर लिया। उससे हम्म। पहले उन्होंने लगातार डीजीपी से और एसपी से बात करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि क्या सब हो रहा है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि किसी ने भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि बताया जा रहा है कि जो कि एसपी उनसे काफी जूनियर है, 2015 बैच का आईपीएस अधिकारी है नरेंद्र बिजारडिया, उसने फोन भी नहीं और उठाया। हाँ, और वाई पूरन कुमार 2001 बैच के हैं। तो अब आप सोचिए कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन की जो बात कर रहे हैं, तो वो आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि क्या हुआ होगा। तो जब उनको लगा कि एफआईआर हो गई, और एफआईआर भी बड़े सिस्टमेटिक तरीके से की गई, क्योंकि अगर आप किसी सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट एफआईआर करते हैं पीसी एक्ट में, आईएएस आईपीएस के खिलाफ करते हैं, या फिर पब्लिक सर्वेंट है उनके खिलाफ जब आप एफआईआर करते हैं, तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। बिल्कुल। लेकिन इसको सिस्टमेटिक ढंग से किया गया ताकि सुशील कुमार के खिलाफ एफआईआर की जाए, उनको इम्प्लीकेट की जाए, ताकि जो भी कार्रवाई करनी हो, उनको गिरफ्तारी करनी हो, तो उसमें किसी तरह की परमिशन की जरूरत ना पड़े। ये कहीं ना कहीं दबाव रहा होगा जो कि वाई पूरन कुमार ने सुसाइड किया, और वो भी उस समय किया जब उनकी पत्नी विदेश दौरे पर है मुख्यमंत्री के साथ जापान में। बिल्कुल, तो आप जापान में। समझिए कि किस तरह का दबाव रहा होगा, जिसमें वो सुसाइड नोट लिख रहे हैं कि 2020 से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उसके बाद 14 अक्टूबर को अगर संदीप कुमार, जिसने जो कि साइबर सेल में तैनात है, उसने इस गनमैन को पकड़ा, और वो सुसाइड नोट में लिख रहा है कि वाई पूरन कुमार भ्रष्ट आदमी है, डीजीपी और नरेंद्र बिजारडिया दो बड़े ईमानदार आदमी है जो कि ईमानदारी का परचम लहरा रहे हैं। उनको वो एक तरह से कह रहे हैं कि मैं इनके लिए आहुति दे रहा हूं, क्योंकि मुझे ईमानदारी के लिए किसी ना किसी को आहुति देनी पड़ेगी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से थॉटफुल जो है एक डिसीजन है। क्योंकि आप इसके इम्प्लीकेशन की भी अगर आप बात करें, जब आरोप लगाए गए हैं कि कहीं ना कहीं उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, और जो हम्म। व्यक्ति आईजी रैंक के, जो उनका आईजी है, उसके गनमैन को पकड़ लेता है, ठीक अगले दिन जब वो उनका वहां से ट्रांसफर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं, और जिस तरह के आज, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद उनका दाह संस्कार भी हो गया, अंतिम संस्कार भी हो गया, हम्म। तो कहीं ना कहीं उसको भी ये समझ में आ गया होगा कि जब डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया गया है, जब एसपी का ट्रांसफर हो गया है, और जो पूरी जांच है वो चंडीगढ़ पुलिस के पास है जो कि यूटी के अंडर आती है, तो कहीं ना कहीं वो फंसेगा, और वो फंसेगा तो बाकी जो लोग हैं जिसके कहने पर ये चीज की गई होगी, तो कहीं ना कहीं वो भी दायरे में आएंगे। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं किसी को इम्प्लीकेट कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इस पूरे टाइमलाइन को अगर आप देखने की सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं वाई पूर्ण कुमार का जो सुसाइड है वो एक सिस्टमेटिक फेल्योर है, जिसमें हम्म। सिस्टम ने उनकी बात नहीं सुनी। जबकि ये उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो कि ब्यूरोक्रेसी में है, जो कि टॉप लेवल पे जा रहे हैं, और बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ एक एएसआई ने सुसाइड किया है। वो व्यक्ति है जिसने वाई पूरण कुमार के गनमैन को गिरफ्तार किया है, और एक तरह से कड़ी हो सकता है वाई पूरण कुमार को फंसाने की, गिरफ्तार करने की, जो कि साजिश थी जिस तरह से लग रहा है। तो कहीं ना कहीं उससे लगा होगा कि जो टेबल है वो टर्न हो चुकी है, वो उसकी तरफ आएगी, और उसके बाद कहीं ना कहीं दूसरे भी फंसेंगे कि किसके कहने पर कैसे काम किया गया है। तो वाई पूरण कुमार का सुसाइड एक सिस्टमेटिक फेल्योर है, हम्म। जिसको समय रहते एड्रेस नहीं किया गया। वहीं जो फंसाने की साजिश में कोई ना कोई शामिल होगा, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसने इस दबाव में कि अब मैं फंस रहा हूं तो सुसाइड किया हो सकता है कि कुछ लोग हों जो साजिश का हिस्सा रहे हो, तो वो मर्डर हो, ये जांच की बात है। तो उसके ऊपर अभी कहना काफी जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इस पूरे मामले में सरकार ने समय रहते अगर संज्ञान लिया होता, समय रहते अगर काम किया होता, तो ये जो आज जातीय जो एक बात बन रही है, वो
चीज सामने ना आती। इसको बड़े अच्छे से समझाया जा सकता था, सुलझाया जा सकता था। लेकिन लेकिन जब कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं जब सरकार जो है आपका बैकडोर से चल रही हो, हम्म। यानी कि जो मुख्यमंत्री वो ना चला रहे हो, बैकडोर फैसले से कोई और ले सरकार रहा चल हो, रही हो, बिल्कुल। तो इस तरह की चीजें सामने आती है और वो आ रही है। चौधरी साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि जो जितेंद्र शर्मा ने बताया, जिस एंगल की तरफ इशारा किया, वो बहुत एक तरह से किसी भी जर्नलिस्ट के लिए जो घटनाओं को कवर करते हैं, वो एक साफ तौर से दिखता है कि जो जितेंद्र कुमार एएसआई ने सुसाइड किया और उसमें जो स्पीच लिखी गई है, जब कोई व्यक्ति सुसाइड करता है, सुसाइड वैसी स्थिति में करता है जब वो पूरी सिस्टम से, पूरी दुनिया से, अपनी घर से, अपने आर्थिक हालात से और ढेर सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिसके कारण वो निराश हो चुका हो, उस लास्ट मोमेंट में वो सुसाइड करता है। लेकिन सुसाइड करने के पहले अगर कोई पूरी पॉलिटिकल स्पीच लिखता है किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए, डीजीपी को और एसपी को सर्टिफिकेट देने के लिए, तो ये एक पूरी तरह से सोची समझी षड्यंत्र, एक बड़ा जो नेटवर्क है डिस्क्रिमिनेशन का, या किस तरह से पुलिस सिस्टम चल रहा है, उसको रिफ्लेक्ट करता है कि ये सुसाइड है या मर्डर है, कि उसको मार दिया गया, वो स्पीच पहले निकाल ली गई, या उसने खुद स्पीच लिखी। ये कई सारे सवाल इससे खड़े होते हैं, और जिसके कारण ये जो इश्यू है इतना हरियाणा में, जो जिसको कहते हैं कि दलित एट्रोसिटी से लेकर अब जाट तक बात आ गई है, आपको क्या दिखता है इस दोनों केसेस में? भारत की सामाजिक व्यवस्था में और जातिगत व्यवस्था में जो मेरा अपना अध्ययन है, वो मैं उसको इस तरह देखता हूं कि एक सीनियर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जो सबको न्याय देने के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास करता है, आईपीएस बनता है, एक अच्छे परिवार में उसकी शादी होती है, उसकी घरवाली भी आईएएस होती है, उसके साले साहब भी एमएलए होते हैं, उनकी घरवाली भी आईपीएस होती है, वो नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट के अंदर डायरेक्टर के पद पर तैनात होती है। 4 साल से वो आदमी अपनी ग्रीवेंस के लिए नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट में, जहां उनके सगे साले की एमएलए जो है पंजाब में, उनकी वाइफ खुद जो है आईजी रैंक में डायरेक्टर के रूप में काम कर रही हैं, और वो कमीशन में भी अपनी गुहार लगाता है, पुलिस अधिकारियों को भी गुहार लगाता है, और उसके विरुद्ध षड्यंत्र का पूरा वातावरण चारों पूरी मैं कहूंगा कि हरियाणा की पूरी पूरी जो ब्यूरोक्रेसी थी उसके अंदर। और अंततः वो आदमी एक ऐसे षड्यंत्र का शिकार हुआ कि उसके गनमैन को उस समय अरेस्ट किया गया जब उनकी वाइफ जापान के दौरे पर थी। और अब जिस आदमी ने अरेस्ट किया वो आदमी अब पहले भाषण देता है अपना सुसाइड करने से पहले, और फिर वो सुसाइड करता है। ये यूटी पुलिस जो चंडीगढ़ की है वो इसमें जांच कर रही है, बड़ा जांच का विषय है, बड़ा गंभीर विषय है। लेकिन निश्चित रूप से ये सवाल तो कुछ छोड़ता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूते उछाल देना, हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस का सुसाइड कर जाना, और इसके साथ साथ जो घटनाएं भारत के पटल पर संज्ञान में आती नहीं है, पूरे देश के अंदर जातिगत आधार पर जो भेदभाव है, जो अत्याचार अन्याय है, इन दोनों घटनाओं ने, मैं दोनों घटनाओं को इसलिए जोड़ रहा हूं कि चीफ जस्टिस से बड़ा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बड़ा कोई जुडिशियल ऑफिसर इंडिया में नहीं है। उनके पापा भी गवर्नर थे, 3 स्टेट के गवर्नर थे, एक अच्छे परिवार को बिलोंग करते हैं, उनके पापा भी सांसद थे, उनके पापा भी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे हैं, तो बहुत सम्मानित परिवार है गवई साहब का। और एक अदना सा वकील जाकर के वहां जूता दिखाता है, जूता डाल देता है। साथ साथ ये घटना जो हरियाणा की हुई है, ये वो घटनाएं हैं जो भारत के अनुसूचित जाति समाज के जो उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जिनको भारत की सरकार द्वारा, संविधान द्वारा इम्यूनिटी प्राप्त है, उन लोगों के साथ अगर ऐसा हो सकता है, तो सवाल अब यह है कि भारत के आम आदमी के साथ क्या होगा, जो अनुसूचित जाति समाज में पैदा हुआ है या अनुसूचित जनजाति समाज में पैदा हुआ है। जो उन्माद इस देश में फैला है, जो उन्माद इस देश में फैला है, जो जातिवाद का जो दंश इस समय फैला है, वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी के हक में जा रहा हो, ये किसी भी व्यक्ति के हक में जा रहा हो, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं, भारत राष्ट्र के हक में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस पर सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए। देश का एक ऐसा वर्ग जो देश के विकास के लिए 24 घंटे काम करता है, मजदूरी करता है, बर्तन साफ करता है, गाड़ी चलाता है, खेतों में काम करता है, इस देश को कृषि प्रधान बनाता है, शहरों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके इस देश का शहरीकरण करता है, ये दोनों घटनाएं इस देश के अंदर अपने आप में ये इसके लिए काफी हैं, ये सिद्ध करने के लिए काफी है कि इस देश में आम शुरू टाइप का आदमी किस तरह का जीवन जी रहा होगा, उसके साथ जाति का आधार पर किस में सरकार के लेकिन क्षेत्र में चौधरी साहब, आपको ये सही लगता है कि जब जिस समय पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही हो और
दोनों परिवार, पहला परिवार जो कह रहा है कि हम बॉडी नहीं लेंगे, कई दिनों तक इस पे डेडलॉक बना रहा कि पोस्टमार्टम नहीं होगा, लेकिन उसी बीच में कई सारे जो कास्ट ऑर्गेनाइजेशन है हरियाणा में, दलित महापंचायत होने लगी, उसके बाद अब जाट अधिकारी ने सुसाइड किया तो जाटों का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी उनका गुस्सा भी उबाल पे है। तो इस तरह की मोबिलाइजेशन के पीछे एक्टिव होने से लगता है कई बार पॉलिटिकल मोटिव और पॉलिटिकल जो रामिफिकेशन होते हैं वो सामने भी आ जाते हैं कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां फिर एक्टिव हो जाती हैं इस तरह के केसेस पे अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए। तो फिर तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं ना फिर सही तरीके से। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं राजनेताओं को ये निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस देश के अंदर जो वातावरण है भाईचारे का, जो एक दूसरे के साथ सामंजस्य है, एक दूसरे के साथ सब लोग प्रेम और प्यार से रह रहे हैं, कभी हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, कभी सनातन धर्म और शेड्यूल कास्ट के नाम पर, ये जो चीजें इस देश के अंदर इस समय पैदा हुई हैं, ये किसी राजनीतिक पार्टी के हक में भले जा रही हूं, बट मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं ये भारत राष्ट्र के हक में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और अभी जैसा अभी ने कहा कि एएसआई ने अभी, चाहे उनकी हत्या की गई है चाहे उन्होंने सुसाइड किया है, जांच का विषय है, लेकिन क्योंकि वो डीआईजी जो अपने हमारे पूरन कुमार साहब के इस केस से जुड़े हुए जांच अधिकारी के रूप में उन्होंने उनके गनमैन को गिरफ्तार किया, और उसके बाद जैसा अभी अभी बताया गया कि अभी हमारे डीजीपी साहब को भी हटा दिया गया और एसपी साहब थे उनको भी हटा दिया गया, और जो भी उनका परिवार था पूरन कुमार, उन्होंने वो भी अड़े रहे कि जब तक ये हटेंगे नहीं, जब तक इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। तो ये बहुत सारी चीजें, और सामाजिक संगठन भी उस बीच में आए। इवन राहुल गांधी जी भी, कल उनका भी वहां पर जाना हुआ, पॉलिटिकल पार्टी के लोग, चिराग पासवान जी और रामदास अठावले, बहुत सारे लोग वहां पर जाकर के उन्होंने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है। तो ये जो चीज हुई है निश्चित रूप से, और इसके साथ साथ ये जो कल जो सुसाइड का केस हुआ है, ये इसमें एक नया मोड़ देने की कोशिश है। आने वाले समूह में एसआईटी जांच हो गई है, जो पुष्पेंद्र कुमार आईजी रैंक के अफसर हैं, वो भी अनुसूचित जाति समाज से आते हैं, जो एसएसपी हैं इसकी जांच अधिकारी के रूप में, यूटी चंडीगढ़ की, वो भी एससी कैटेगरी से आती हैं। तो ये जांच का विषय है। अब जांच आने वाले दिनों में किस करवट जाएगी, इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना होगा और इसमें क्या क्या चीजें निकल कर आएंगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बट मैं जरूर कहूंगा आपके टीम से के माध्यम से, मैं राजनेताओं को निवेदन करता हूं साहब, अशोक मान के सामने समस्या ये आ गई कि उन्होंने पूरी दुनिया जीत ली, और जब उन्होंने दुनिया जीती तो जीतने के बाद पता लगा कि लोग सब मर गए, वो राज किस पर करें, तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ, उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, सब कुछ छोड़ दिया, पूरी जिंदगी जो बची उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगाया। मैं राजाओं से, महाराजाओं से, इस देश के शासकों से निवेदन करना चाहता हूं जी, इस देश के अमन चैन की कॉस्ट पर आप राजनीति ना करें, इस देश का अमन चैन किसी भी कीमत पर बिगड़ने ना दें। इस देश में अगर अमन चैन भाईचारा रहेगा तभी ये देश आगे बढ़ेगा, और जातिगत आधार पर जो जातिगत आधार पर जो अत्याचार, अन्याय जो इस समय चरम सीमा पर, मैं अनुसूचित जाति जनजाति समाज का एक प्रतिनिधि होने के नाते कह सकता हूं कि आज के समय में हर राज्य सरकार में और केंद्र सरकार का जो नियंत्रण है, अनुसूचित जाति जनजाति समाज का हर व्यक्ति अपने आप को बहुत ही इस समय दिक्कत में महसूस कर रहा है, अपने आप को बहुत अपमानित महसूस कर रहा है। और इनकी भावनाओं का आदर करते हुए, सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इन सब चीजों पर संज्ञान लेना चाहिए। और ये जो सुसाइड हुआ है, इस सुसाइड में एक बिल्कुल निष्पक्ष जांच होकर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जितेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाओं की इन्वेस्टिगेशन को आपने ट्रैक किया है, इसमें जो पूरन कुमार के केस में जो समझ में आता है कि जब ये उनके पीएसए को गिरफ्तार करने गए और उसमें संदीप लाठर और उनके साथ में जो लोग थे, उन लोगों ने जो बातें कही कि अगला नंबर आपका है, यानी कि आईपीएस अधिकारी को अगर एएसआई या उसके नीचे का व्यक्ति इस लैंग्वेज में कह रहा है ये बातें, तो इससे बहुत साफ है कि उसको ऊपर से इंस्ट्रक्शन होगा कि उसे क्या करना है। और इस इन्वेस्टिगेशन में आपको कहां कहां पे लूप होल या कहां कहां पे ऐसी विचित्र बातें सुसाइड के केस में और इस तरह से हाई प्रोफाइल केसेस में होते हैं, वो नजर आ रही है। देखिए, अगर हम सुसाइड की बात करें, हम तो सुसाइड को लेकर के अगर हम कहें भाई पूरन कुमार की सुसाइड को लेकर के, तो ये एक सिस्टमेटिक फेल्योर है कि वो बिल्कुल तंग आ चुके हैं सिस्टम से, लगातार शिकायत कर रहे थे, लेकिन वो ट्रिगर नहीं कर रहा था कि वो सुसाइड करे। उनका करप्शन वाला एंगल कहीं नहीं लगता कि करप्शन वाला जो एंगल डीजीपी और उनकी तरफ से या जिस भी सिस्टम की तरफ से फ्लोट हुआ,
कि भाई वो शराब व्यापार से उनका पैसे उगाही करता था, वो वाला एंगल कहीं इसमें नहीं लगता? क्योंकि एसआईटी जब जिन लोगों को बुला के पूछताछ कर रही थी, उसमें एसआईटी ने यही सवाल पूछा कि भाई आप ये बताइए कि करप्शन का क्या आपके पास एविडेंस है कि उन्होंने करप्शन किया या उनके लोगों ने किया? देखिए, पहले इस बात को समझना होगा कि वाई पूर्ण कुमार ने जो सुसाइड किया है उसको लेकर के एसआईटी गठित हो गई है, जो कि चंडीगढ़ पुलिस उसकी जांच कर रही है। उसमें ये जांच की जाएगी कि क्या उन्होंने उसको आत्महत्या के लिए मजबूर किया, क्या उन्होंने इस तरह का माहौल पैदा किया, क्या उन्होंने इस तरह की स्थिति पैदा की जिसकी वजह से उनको सुसाइड करना पड़ा। ये तो जांच का विषय है जिसको लेकर के एसआईटी जांच करी। हम बात कर रहे हैं वाई पूर्ण कुमार ने सुसाइड कब किया। सुसाइड उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि सिस्टमेटिक फेल्योर था जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, जो जिसकी लगातार वो बात कर रहे थे। आपकी सुसाइड नोट में भी उन्होंने लिखा कि 2020 से जब मनोज यादव हरियाणा के डीजीपी हुआ करते थे तब से लेकर के उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से उन्होंने अपनी बात लिखी है। उन्होंने करीबन करीबन 15 अधिकारियों के खिलाफ लिखा है कि सब लोगों ने मेरे साथ जातिवाद व्यवहार किया, जाति के हिसाब से व्यवहार किया, जो कि गलत किया उन्होंने मेरे साथ। ये उन्होंने बार बार लिखा है। लेकिन जो ट्रिगर किया है सुसाइड, वो कहीं ना कहीं किया है जो उनका वहां से जब ट्रांसफर हुआ आईजी रेंज रोहतक से, और उसके बाद उनके गनमैन को गिरफ्तार कर लिया गया, तब उनको समझ में आ गया कि अब उनको कहीं ना कहीं इम्प्लीकेट करने की कोशिश की जा रही है, गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, फंसाने की कोशिश की जा रही है। तब वो उस प्रेशर में आकर के उनको लगा होगा कि अब जो है मेरे साथ काफी बुरा, क्योंकि अभी तक तो क्या हो रहा था कि उनके साथ एसीआर में उनके खिलाफ गलत लिखा जा रहा था, जाति सूचक शब्द बोलने जा रहे थे जो उन्होंने लिखा है। तो इस तरह की तमाम जो चीजें इसके बारे में बात की जा रही थी। लेकिन अब उनको कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा कि अब उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि उनको किसी दूसरे तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। और जो आईपीएस अधिकारी खुद रेंज में रह चुके हो, वहीं की पुलिस अगर उनको गिरफ्तार कर ले तो कहीं ना कहीं शर्मनाक चीज है। तो हो सकता है वो इस बात झेल ना पाए हो। वहीं अगर संदीप की बात करें तो कहीं ना कहीं उसे लगा होगा कि अब वो भी फंस सकता है इस पूरे मामले के अंदर। इस पूरे मामले के अंदर अगर हम बात करें सरकार के रवैये की, और जो पूरा जो हुआ 7 अक्टूबर को लेकर सुसाइड हुआ, उसके बाद से अब तक जिस तरीके से स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही थी वो नाकाफी थी। सरकार ने जरूर अपनी तरफ से दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो काम कर रही है, मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्योंकि इस बार मामला एक ब्यूरोक्रेटिक फैमिली का था, उनका परिवार भी पॉलिटिकल है, तो कहीं ना कहीं स्थिति इतनी आसानी से संभलती हुई ना दिखी। कहीं ना कहीं सरकार इस कोशिश में लगी हुई थी कि जो शत्रुजीत कपूर है वो डीजीपी के पद पर बने रहे, और जो नरेंद्र बिजानिया है उसका भी ट्रांसफर ना करना पड़ा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैं कह रहा हूं जब आप बैकडोर से गवर्नमेंट को संभालने की कोशिश करते हैं और आपकी पसंद का डीजी नहीं लगता, बल्कि जो बैकडोर से सरकार चला रहे उनकी पसंद का डीजीपी लगता है और वो पावरफुल है, तो इस तरह की स्थिति आती है जिसको संभालने की कोशिश वो करना चाह रहे थे लेकिन संभल नहीं पाई। आखिर में उनको हटाना ही पड़ा। 14 अक्टूबर को हटाया गया, और उसके बाद से आप देख लीजिए उनके हटाने के बाद आज जो वाई पूर्ण कुमार का पोस्टमार्टम भी हो गया और अंतिम संस्कार भी हो गया। यही मांग अमित कुमार की थी। ये कदम पहले भी हटाया जा सकता था, क्यों नहीं हटाया गया? और ये मैं कहता हूं ये होना भी चाहिए था कि अगर एक आईपीएस अधिकारी, वो भी सीनियर आईपीएस अधिकारी, अगर सुसाइड कर रहे हैं, और इल्जाम किसके ऊपर लगे हैं? वहां के डीजीपी के ऊपर, जिस रेंज में वो थे वहां के एसपी के ऊपर, और तमाम दूसरे ब्यूरोक्रेटिक अधिकारी, किसी पॉलिटिकल के ऊपर नहीं लगाया उन्होंने, तमाम ब्यूरोक्रेटिक अधिकारियों के ऊपर लगाए हैं। तो जांच में कहीं ना कहीं ये तो सीधे तौर पर आता कि आप पहले उनको छुट्टी पर भेजते, किसी दूसरे को नियुक्त करते और कहते हम फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये तो आप अच्छा मानिए कि जांच जो है वो एमएचए के पास है। एमएचए के का कहने का मतलब ये है कि चंडीगढ़ पुलिस के पास है, जो सीधे एमएचए को रिपोर्ट करती है, यूटी के पास है। अगर सोचिए हरियाणा के अंदर ही ये इंसिडेंट हुआ होता तब क्या करती सरकार? तब तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को पूरी तरह से दबा दिया जाता। बल्कि ये इसमें जो मेस होता, क्योंकि जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि खट्टर जी के अपॉइंटी थे और इसलिए वो फैसला नहीं ले पा रहे थे सैनी साहब, लेकिन इस पे जो एक प्रोटोकॉल होता है कि जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो किसी व्यक्ति के तमाम लैपटॉप और उन सबको सीज किया जाता है। अब उनकी वाइफ जिस बात को लेके रेजिमेंट है, या फिर जो लैपटॉप को लेके खींचतान चल रही है कि भाई पुलिस उनके लैपटॉप को लेना चाहती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन जो उसकी कॉपी है वो नहीं देना चाहती है, तो इस तरह के ढेर सारे ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि कहीं ना कहीं इंटेंशन पे शक होता है कि इन्वेस्टिगेशन अगर हो भी जाएगी वो कितनी निष्पक्ष होगी। देखिए, मैं इस पे सवाल नहीं उठाऊंगा क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होती है ये इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स के ऊपर होता है, वो किस तरह से करता है।
हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से सिस्टमेटिक फेल्योर है, किस तरह से एक व्यक्ति को जाति के आधार पर प्रताड़ित किया गया, जो उसने आरोप लगाया। और अगर ये बात सच है तो निश्चित तौर पर उसकी पत्नी, जो कि खुद एक सीनियर आईएएस अधिकारी है, जो कि काफी सीनियर पोर्टफोलियो को वो संभालती है, तो कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का डर होगा कि जब मेरे पति ने आत्महत्या कर ली, जो कि खुद आईपीएस अधिकारी है, सीनियर रैंक की, तो किस तरह से इस पूरे मामले को हशप करने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है कि सबूत को जो है डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी की जा सके। तो ये एक डर बना रहता है। और जब क्योंकि सिस्टम का एक आप हिस्सा भी हैं, आप सिस्टम को संभाल रहे हैं, तो वो बेहतर तरीके से जानती हैं कि इस तरह की चीजें हो सकती है। मैं फिर भी ये कहूंगा, मैं हमेशा ये मानता हूं कि जब भी कोई पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करता है तो ये उसकी नीयत के ऊपर होता है कि वो सामने वाले को न्याय दिलाना चाहता है या अपराधी के साथ मिल करके जो पीड़ित है उसको प्रताड़ित करना चाहते हैं। ये पूरा पूरा जांच अधिकारी के ऊपर होता है। और मैं अभी भी मान के चलता हूं कि कहीं ना कहीं उसकी मंशा यही होती है कि वो न्याय दिलाए। मैं इसके ऊपर कभी भी सवाल नहीं उठाऊंगा। लेकिन जो पीड़ित होता है उसके मन में कहीं ना कहीं इस बात का डर जरूर रहता है। वो भरोसा जब तक कायम नहीं होगा कि ये मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसको भरोसा दिलाएगा, तो वो कैसे ये मान लेगा कि जो जांच है वो सही होगी। और यहाँ पर हम शुरुआत से ही बात कर रहे हैं सिस्टमेटिक फेल्योर की, तो वो भरोसा उस पत्नी के ऊपर कैसे आएगा। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर शक तो ये रहेगा ही रहेगा ना कि जो मैं अगर लैपटॉप देती हूँ तो उसका वो किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, जो सबूत मैं दूंगी, जो मेरे पास एविडेंस है, उसका वो किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो ये डर तो, और वो इसी डर की वो बात कर रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो पूरी जो घटना हुई है, ये एक सिस्टमेटिक फेल्योर है कि एक सिस्टम की वजह से, जिस सिस्टम को ढंग से देखा नहीं गया, ये उन व्यक्ति के ऊपर आरोप है जो कि सिस्टम चला रहे हैं। बिल्कुल, ब्यूरोक्रेट्स है जो सिस्टम चला रहे हैं, उन्हीं के ऊपर आरोप लगा है। तो कहीं ना कहीं उस सिस्टम का एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। वही जो सरकार जिसके ऊपर दायित्व है, वो इस सिस्टम को ठीक से समझ नहीं पाती है और वो जो निर्णय लेना होता है उसमें देरी करती है। क्यों? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बंधी हुई है और वो देख रही है कि पीछे से कौन क्या किस तरह का निर्देश देता है, उसी के तरीके से ये काम किया जाएगा। ये अच्छी बात है कि जो मुख्यमंत्री है वो पीड़ित के घर भी गए, वहां पर जाकर के उनसे मुलाकात भी की। जो आईएएस एसोसिएशन है वो भी अवनीत कुमार की फेवर में आए कि नहीं नहीं न्याय मिलना चाहिए। वहीं आईपीएस एसोसिएशन भी गई। लेकिन नतीजा क्या निकला? आपके 7 तारीख को जब सुसाइड किया गया, उसके बाद 14 तारीख को आपने डीजीपी को 2 महीने की छुट्टी पर भेज दिया। आपने किन को डीजीपी लगाया है? 1992 बैच के ओपी सिंह को लगाया है। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी किसी ना किसी तरह की चीजों को समझ करके उनको तरीके से लगाया हुआ, क्योंकि 2 महीने का ही उनका कार्यभार है। अक्टूबर में आज उनको लगाया गया है, 31 दिसंबर को वो रिटायर होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं चीजों को सोच समझ करके सरकार ने ये निर्णय लिया है कि किस तरह से हमें कैसे क्या क्या चीजें करनी है। तो जब आप हर एक चीज को गुणा भाग के साथ चल करके चलेंगे तो इस तरह के निर्णय लेने में देरी होगी। और यही वजह है कि जो राजनीतिक, आप कहते हैं कि राजनीतिक फायदा ना उठाया जाए, लेकिन कोई ना कोई आकर के राजनीतिक फायदा उठाने की इसकी कोशिश करेगा ही करेगा। आप ये देखें ना, इसी वजह से जो सरकार के 1 साल पूरे होने थे, जो उनकी खूबियों को गिनाना था, वो कार्यक्रम उनको स्थगित करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं वो सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाए कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक क्राइसिस है, ये एकदम से वैक्यूम आ गया है। और ये सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक क्राइसिस नहीं है, वहां पर जो एक तरह से 2 वर्गों के बीच में एक तरह से मन मुटाव पैदा हो गया। और ये अभी नहीं हुआ, पहले भी 3-4 बार हुआ है और ये एक बार फिर से हुआ है। तो आप सोचिए कि किस तरह से वहां पर सिस्टम को चलाने की कोशिश की जा रही है और किस तरह से कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं चीजों को ठीक समय पर समझ करके उनको संभालने की कोशिश में कहीं ना कहीं कमी जरूर रही है। चौधरी साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से हरियाणा में जो सांप्रदायिक सौहार्द इससे पहले भी बिगड़ी है और दो जातियों के बीच में क्लैशेस हुए हैं, अभी थोड़े साल पहले ही जाटों के मूवमेंट में कई सारे लोगों की जान गई, उससे पहले मिर्चीपुर का कांड हुआ, तो इस तरह के कई सारे एपिसोड हरियाणा में हुए हैं। आपको लगता है कि ये घटना उस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एस्केलेट हो सकती है अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन को सही ढंग से हैंडल नहीं किया गया? क्योंकि ये इतना हाई प्रोफाइल मामला है कि सरकार और सिस्टम पूरी तरह से चाहेगी कि नतीजा जो आए उनके पक्ष में आए,
लेकिन चूंकि जिस तरह से आपने देखा कि एक एएसआई ने सुसाइड किया और उसमें सुसाइड नोट में जिस तरह की बातें लिखी गई है, वो कहीं ना कहीं एक वानगी दे रही है कि इन्वेस्टिगेशन इस घटना की गलत डायरेक्शन में जा रही है और उसके पॉलिटिकल रैमिफिकेशन आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, मैं तो भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये कहूंगा, हम्म। पहले जो अनुसूचित जाति समाज के लोग और हमारे जाट समाज के लोगों के बीच में जो गैप था, और जब धीरे धीरे देश में मंडल कमीशन लागू हुआ और उसके बाद ओबीसी समाज की जो है बीपी सिंह सरकार ने यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद बहुत सारे लोगों को समझ में आया, अखिलेश यादव जी को ये समझ में आया कि हम भले ही कृष्ण भक्त हैं, लेकिन अगर हम मुख्यमंत्री का आवाज छोड़ेंगे तो हमारे घर की भी जो है ना लिपाई पिताई और धुलाई होगी। तो ये घटना उसके साथ ही बाबू जगजीवन राम के संपूर्णानंद की मूर्ति वाराणसी में अनावरण करने के रूप में देखी गई कि जिस तरीके से भारत के रक्षा मंत्री के रूप में बाबू जगजीवन राम ने वाराणसी में जाकर के संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण किया, उसके बाद उसको गौमूत्र साफ किया गया। और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री का आवाज जब छोड़ते हैं और योगी आदित्यनाथ उसमें जाते हैं तो उसका शुद्धिकरण किया गया। तो जाट समाज के लोगों ने भी ये माना है पिछले दिनों में कि हम लोग भी, ऐसा है कि जब ओबीसी समाज में आते हैं, एससी एसटी समाज के लोग, हम सब भाई भाई हैं। मैं ये अपील करना चाहूंगा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इसमें कोई राजनीतिक खेल खेलने की कोशिश करे। मैं जाट समाज से भी, अनुसूचित जाति समाज से भी, दोनों समाजों से अपील करूंगा कि आप सब लोग भाई भाई हैं, भाई बन करके अपने अपने प्रदेश में यानी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आप जो है भाईचारे को हर स्थिति में कायम रखें। जो अधिकारी की डेथ हुई है, जिस अधिकारी की डेथ हुई है वो देश के जातिवादी सिस्टम का शिकार है। और जिस एएसआई ने अभी आत्महत्या की है, वो एक जांच का विषय है कि आने वाले दिनों में जो जांच होगी तो जांच से पता लगेगा कि उसके पीछे क्या रहस्य है, क्यों उस आदमी ने सुसाइड किया या उस आदमी को किसी षड्यंत्र का वो शिकार हुआ है। तो आने वाले दिनों में जांच में बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन हमें जांच का इंतजार करना चाहिए। भाईचारा देश का हर स्थिति में कायम होना चाहिए, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और भारत के अंदर जातिगत आधार पर जो भेदभाव अभी हो रहा है, हमें जातिगत आधार पर जो एट्रोसिटी हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है पूरे देश के अंदर, मैं राज्य सरकारों से भी और केंद्र सरकार से भी निवेदन करूंगा एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते कि आज के डेट में अनुसूचित जाति समाज का व्यक्ति अपने आप को देश में असुरक्षित महसूस कर रहा है, डरा डरा महसूस कर रहा है। ये डर निकालना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, लोग मेरे साथ पूरे देश के लोग जुड़े हुए हैं, विदेश में भी जाने का मुझे संबोधन करने का मौका मिलता है। मैं लोगों की भावनाओं से, इस भारत राष्ट्र के जो हमारे कहूंगा कि जो देश को चलाने की जिम्मेदारी जिन लोगों के ऊपर है, ये जो 2-3 घटनाएं घटी हैं, इनसे अनुसूचित जाति समाज के लोगों में एक बड़ा डर और भय है कि हमारा चीफ जस्टिस सुरक्षित नहीं है, हमारा एडिशनल डायरेक्टर जनरल सुरक्षित नहीं है। तो ये देश के हर आदमी के मन में एक भाव ऐसा पैदा हुआ सोशल है। फैब्रिक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है निश्चित रूप से। जीतू, आपसे अंतिम सवाल ये पूछूंगा कि क्या आपने कभी अपने इतने लंबे करियर में इस तरह के केसेस देखे होंगे? क्या व्यक्ति जब सुसाइड करता है तो पहले सुसाइड नोट हेडिंग उस पर लिखता है सुसाइड नोट पे, और उसके बाद सुसाइड करता है? आपने इस तरह के सुसाइड नोट देखे हैं जिसपे कि हेडिंग पहले ऊपर लिखा जाता है सुसाइड नोट और उसके बाद फिर अपनी बातें लिखी जाती है? देखिए, ये जो व्यक्ति है जो सुसाइड कर रहा है वो किस मनोव्यवस्था से गुजर रहा है, वो किस तरह की उसकी उस समय मनोदशा है, किस तरह से वो मिल रहा है लोगों में। जो सुसाइड कर रहा है व्यक्ति, उसका उस समय किस तरह की मनोदशा है, किस तरह के हालात में वो उस समय बैठा हुआ है, किस तरह का उसके ऊपर प्रेशर है, किस तरह से वो अपनी बात रखना चाहता है। तो ये तमाम तरह की चीजें होती हैं। और जिस तरह से अगर आप बात करें कि पुलिसकर्मी ने सुसाइड किया है, तो अगर आप देखेंगे तो पुलिसकर्मी जब भी कोई राइटिंग लिखते हैं या कोई भी कंप्लेंट लिखते हैं तो उसके ऊपर हेडिंग और फिर नीचे उसकी जो पूरी जो जानकारी है उस तरह से लिखते हैं। तो ठीक उसी तरह की बातें उस तरह से लिखी गई है। तो मैं इसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन इसके अंदर बातें जो निकल करके आ रही हैं, अगर आप वीडियो को केयरफुली देखें, सुसाइड नोट को केयरफुली देखें, तो उस वीडियो से कहीं ना कहीं वीडियो में उसने बिल्कुल हल्के तौर पर एक बात कही है उसने कि मैं बड़ा ईमानदार व्यक्ति हूँ, डीजीपी बड़े ईमानदार है, जो एसपी है वो बड़े ईमानदार है, मेरा बैंक अकाउंट आप चेक कर सकते हैं, मेरे ऊपर भी कर्जा है। तो कर्जा वाली बात अगर आप सोचें, अगर मैं सिर्फ एक हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, सच है गलत है ये तो जांच के बाद है। लेकिन अगर कहीं लग रहा है कि इसके ऊपर एप्लीकेशन आने से जब इसको पकड़ा जाएगा, जांच की जाएगी, तो हो सकता है कि जो दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं उनके बारे में पता लगे तो इसका कर्जा माफ करा देंगे या किसी भी तरह से इसको रिलीफ दिला देंगे, किसी भी तरीके से इसको तैयार कर दिया गया हो, किसी भी तरीके से, तो हो सकता है कि इसने उसी आवेश में आकर के सुसाइड कर लिया हो।
तो ये सब बिल्कुल जांच का ये विषय है। मतलब मैं इसमें किसी तरह की कोई इसके अंदर ऑब्जर्वेशन लेकर के नहीं आना चाहता। मैं सिर्फ जो सुसाइड नोट है और जो वीडियो है, मैं उसके अंदर जो छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं ये पाएंगे कि वो एक, जो कहते हैं ना कि बड़े सोच समझ करके जो वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है, सोच समझ करके उस सुसाइड नोट को लिखा गया है। उसमें पूरी कोशिश जो उस सुसाइड नोट में और वीडियो में है, पूरी कोशिश ये दिखाने की गई है कि दो व्यक्ति ईमानदार हैं। मैं उनके बिल्कुल ऊपर कोई ये एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं कि वो नहीं है, बिल्कुल होंगे, उनके ऊपर कोई ऐसी कोई बात नहीं, हमारी तरफ से ये कभी नहीं कहा जा रहा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं दो सुसाइड की, जिसमें एक आईपीएस अधिकारी है जो कि सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्होंने सुसाइड इसलिए किया क्योंकि वो सिस्टम से प्रताड़ित थे। उनको ये डर था कि उनके गनमैन को गिरफ्तार कर लिया गया 5-6 दिन अवैध कस्टडी में रहने के बाद, और उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इस डर से सुसाइड कर लिया। जिनकी पत्नी भी आईएएस अधिकारी है। वहीं दूसरी तरफ एक एएसआई ने वीडियो रिकॉर्ड किया है जिसमें सारी बातें की कही है। वाई पूर्ण कुमार को भ्रष्ट बताया है, डीजीपी और एसपी को ईमानदार बताया है, और वाई पूर्ण कुमार की पत्नी को भ्रष्ट बताया है। तो अगर आप इस दो वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल उसमें कई सारे सवाल हैं जो इस दोनों सुसाइड नोट से सामने आते हैं। जिस तरह से सुसाइड नोट में बातें की गई है एसआई संदीप लाठर के सुसाइड नोट में, वो एक से बहुत ही काउंसल्ड, जिसको कहते हैं काउंसलिंग के बाद सुसाइड नोट को लिखा गया है, और जिसमें कि कुछ अधिकारियों को क्लीन चिट देने की, क्योंकि एक डाइंग व्यक्ति अगर अपनी लास्ट डिक्लेरेशन दे रहा है तो वो काफी सोचा समझा गया सुसाइड नोट है। और इन सारे सवालों की जो मिस्ट्री है आने वाले दिनों में सुलझेगी नहीं सुलझेगी, सरकार क्लीन चिट देगी, ये सारे सवाल आने वाले दिनों में गूंजेंगे। लेकिन इस खबर पे हमारी नजर रहेगी क्योंकि ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है जिसमें कि सीनियर आईपीएस अधिकारी ने सुसाइड किया है। वो दलित अधिकारी है, उसकी वाइफ सीनियर आईएएस ऑफिसर है, जो खुद मुख्यमंत्री के डेलीगेशन में जापान के टूर पे रहती है जब उनका पति सुसाइड करता है। तो ये सारे सवाल हैं जो आने वाले दिनों में गूंजेंगे और जिसके की जवाब लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए जितेंद्र आपका, और चौधरी साहब आपका भी हमसे जुड़ने के लिए। बाकी खबरों के लिए और वीडियो के लिए आप डायलॉगस के साथ बने रहें। धन्यवाद धन्यवाद।